वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक नई धमाकेदार सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या होगा तुम्हारा ये सुंदर सा पीसफुल प्लेनेट अर्थ एक नर्क से जुड़ जाए, चारों ओर तुमसे ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास हैं और तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरियर का प्रोफेशन चूज किया और अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। पावरफुल अपॉर्चुनिटीज को अपनी बहन को दिया, जो भी अच्छे ट्रेजर मिलते हैं वो अपनी बहन को दिए ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। पर उसके बावजूद तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी पीठ के पीछे तलवार घुसा दे और अपने ही हाथों से तुम्हारी आंखें बाहर निकाल ले। और ऐसा उसकी बहन ने क्यों किया? क्योंकि उसकी बहन को लगता था कि उसका भाई हर जगह पे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब बस इसके लिए उसने अपने भाई को ही मरवा दिया। तो आज हम ऐसे ही भाई की कहानी जानने वाले हैं। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ के आसमान में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। उसी आसमान के नीचे खून की नदियां बह रही हैं। इन्हीं अनगिनत लाशों के बीच एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने हाथों में खंजर लिए कहती है, क्विंग फैंग तुम सच में कुछ तो हो। इवन तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइन को क्लियर कर लिया। 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो लड़की कंटिन्यू करती है कि भले ही इस गॉड्स रूइन को तुमने क्लियर किया हो, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। इस तरफ क्विंग फैंग बहुत ज्यादा घायल अवस्था में खांसते हुए कहता है, क्यों क्यों आखिर ऐसे समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर इस लड़की ने तो बेदर्दी से क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकाल ली थी और वो कहता है, क्या क्विंग फैंग तुम खुद को मेरा भाई बुलाते हो? हाँ, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, तुम्हारे अंदर तो मेरे जैसा खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है, शाओयू इससे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे देख के तो उसकी बहन तुरंत ही अपना मूड बदल लेती है और एकदम खुशी से कहती है, ब्रदर सॉन्गफेल। और ये सॉन्गफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कोल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। और वो अपने एमसी से कहता है, क्विंग फैंग इस बार तो ये सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो शाओयू और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। और उसने इस समय पे अपने एमसी की बहन से एमसी की आंखें भी ले ली थी और वो बताता है, ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, एक ही बार में तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को चूस लेती है। इसे पाने में तो सच में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्वीन शाओयू मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और जब ये गेम इस दुनिया पे डिसेंड हुआ मैंने अनगिनत बार अपनी जिंदगी रिस्क में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैंने सच में तुम्हें मिस जज किया माय डियर सिस्टर। तो उसकी सिस्टर जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तो हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, हमेशा ही मुझे बॉस की तरह कमांड देते, मेरी लाइफ को कंट्रोल करते। पहले सॉन्गफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, पर इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हारी वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्गफाई अपनी दोनों तलवार लेके एमसी की तरफ छलांग लगा देता है और वो कहता है, क्विंग फैंग अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाता है, हाँ भले ही मैं यहाँ पर मर भी जाऊं पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर अगले ही पल सॉन्गफाई अपनी तलवार से एमसी की गर्दन आसमान में उड़ा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया। जैसे ही कोई भी गहरी नींद में सोता वो तुरंत ही उस गेम में खींच लिया जाता। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैम, मतलब जिंदगी। किसी मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें जिंदगी मिलती और खुद के मरने से तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैम को खर्च करके अपनी एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते थे। ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक्स तक को फाड़ सकते थे, एक तलवार से प्लेन के भी 2 भाग कर सकते थे, इवन अपनी बॉडी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल सकते थे। उसी समय से ये दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने अनगिनत कठिनाइयां झेली और उसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया और उसके बाद फाइनली गॉड्स रूइन को कॉन्कर किया, मतलब कि जीता।
और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्वालिफाइड था। पर आखिर किसने ही सोचा था कि सक्सेस का प्राइज मेरी खुद की फैमिली से धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे और मेरा सारा हार्ड वर्क, मेरे सारे स्ट्रगल्स किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता। फिर हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाते हैं और इस अंधेरे को तोड़ते हुए आती है चांदनी और इस चांदनी के नीचे हमारा हीरो बिल्कुल शांति से सो रहा है। पर तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरानी से खड़े होते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। और वो आसपास देखता है, उसे पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड है। वो एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपना फोन खोलता है और वो कहता है क्या मैं मर नहीं गया था। और वो कहता है क्या इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है। फिर वो जब भी बाहर देखता है, बाहर चारों तरफ शहर में लाइटें चमचमा रही थी और वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि मैं फिर से रीबॉर्न हो गया हूँ। उसका शहर अब भी चमचमा रहा था और वो कहता है क्या मैं 9 साल समय में पीछे आ गया हूँ जब गॉड्स फॉरसेकन गेम डिसेंड हुआ था। फिर हमारा सीन सुबह को आता है। उसकी बहन स्कूल ड्रेस में लात मार के दरवाजा खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। वो सामने भाई को देखती है तो और गुस्से में चिल्लाती है, क्विंग फैंग तुम सच में घर पे हो तो फिर भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। यहाँ अपना एमसी तो बस चैन से कॉफी पी रहा था और वो इस लड़की को देखते हुए याद करता है, अरे हाँ मुझे अब याद आया, जब फोर्सिकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में डस्टबिन सब बाहर फेंकने लगी थी और वो जोर से चिल्लाती है, क्या मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्या बना रहे हो। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आता कि ब्रदर सॉन्ग फाई अभी कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और इसी टाइम पे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एमसी बताता है कि गेम डिसेंड होने से पहले ये साओबाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन शाओयू ये तो उसकी ऑब्सेस्ड फैन थी। सॉन्गफाई ऊपर से तो बहुत ज्यादा ग्लैमरस और बहुत ही अच्छा लगता है पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है जिसने कई सारी फीमेल्स को ट्रिक किया और उनसे सारे पैसे ऐंठे, इवन उनकी बॉडीज तक को बेच दिया उसने। और शाओयू को स्कैम होने से बचाने के लिए मैंने उसे इसके आसपास भटकने के लिए भी रोक दिया पर इसके अंत में मेरे ऊपर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने का इंजाम लगाया इसने। या क्विंगफेंग अपने पास्ट को याद ही कर रहा था तो ये लड़की यहाँ एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाने लग जाती है, हे क्या तू बहरा हो गया है, जब मैं तेरे सामने इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ तो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे तू मुझे सुन ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरे ब्रदर सॉन्गफाई अब टॉप रैंक से इस मंथ में नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया उन्हें रैंक अप कराने के लिए तो मैं तभी अपना एमसी रख के सीधा इसके गाल पे चांटा देता है और ये जो ग्रिप एकदम सामने सामने बनी थी ना, इससे ऐसी चट आवाज आती है कि एक ही बार में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। और ये थप्पड़ा इतना ताकतवर था कि इस लड़की का गाल सूज जाता है, मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की कांपने लगती है और ये कहती है, क्या क्विंगफेंग तुमने सच में मुझे मारा। पर अब तो मानो अपने एमसी के अंदर का शैतान जाग गया हो और वो कहता है, क्विंसियाओ ना तो मेरे पास अभी कोई मूड है और ना ही टाइम है आज तुमसे आर्ग्यू करने का, पर फिर भी अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं तुम्हारे थोपड़े को वही मसल दूंगा। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले इन सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्डशिप झेली हो पर मैंने इसके अंदर से एक सिंगल सेंट भी खर्च नहीं किया। आज मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं तेरे लेवल तक नहीं गिरूंगा, पर याद रखना आज से मेरे क्विंगफेंग के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। और वो यहाँ से गेट लगा के चला जाता है और ये लड़की अब यहाँ रोती हुई रह जाती है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने शाओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, डंजन्स जिन्हें पाने में थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। फिर वो अपना कप रख के स्लीपिंग पिल्स को लेने लगता है। स्लीपिंग पिल्स से ऑब्वियसली वो सो जाएगा और वो एक गहरी नींद से अपने गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और वो पानी पी के कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब लोगों से मैं आगे रह सकूं। शाओयू अब से तुम खुद पर ही डिपेंडेंट हो और सॉन्गफाई
मैं पर्सनली तेरा सर लेने आ रहा हूँ। और वो अपने दिल में गुस्से की आग लिए वहीं पर ही सो जाता है और वो जागता है किसी अजीब से ही पानी जैसे जगह पे, जहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है। और वो एक दरवाजे से अंदर आता है और वो आसपास देखते हुए कहता है ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मुझे एक कैरेक्टर का करियर चूज करने के लिए घंटों लग गए और यहाँ से वापस निकलने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। फिर वो एक वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था क्योंकि मुझे साओयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ये वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना क्वीन साओयू के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तय रहा। फिर वो एक असैसन कैरेक्टर के सामने आता है और वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं एक असैसन बनूंगा। और जैसे ही वो असैसन कैरेक्टर पर क्लिक करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। ये देख के तो हमारा एमसी खुद भी बहुत हैरान और कंफ्यूज जाता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही जाइंट चमचमाती हुई आंख ओपन हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी है। पैसिव मतलब कि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही एमसी फॉरसेकन गेम में एंटर करेगा उसे तुरंत के तुरंत हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट दिया जाएगा। यहाँ अपना एमसी बहुत ज्यादा खुशी से कहता है कि आई ऑफ जजमेंट खुद से ही मुझसे जुड़ गया मेरे रिबर्थ के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही क्यों ना ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रिबर्थ भी इसी की वजह से हुआ है। पर तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डार्क कलर के स्पाइक्स जैसे कुछ एमसी के अंदर ही घुसने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो सारे इसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, इसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी इसी डार्कनेस के अंदर से अपने एमसी का हाथ बाहर आता है और एक और डार्क नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम खुद एक शैडो बन चुके हो। फिर क्विंगफिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसके अंदर से सारा शैडोज जैसे बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी अब सफेद हो चुके थे और वो अपनी नई ताकत को फील करते हुए कहता है तो ये है असैसिन्स के लिए हाईएस्ट टियर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरी पिछली जिंदगी में मेरे चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। बस इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट टियर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का ही कर देती है। आखिर ये चीज क्या है? तभी अपना एमसी आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे कुछ आंख जैसा ओपन होता है। उसके सामने दो नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन, एंशिएंट और प्राइमल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है। तुम टेम्परेरीली अभी इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी ही नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसके पैसिव फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है क्या प्राइमल अथॉरिटी जो रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेंडेंट रिलम को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ही ह्यूमैनिटी को पता चला कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है। पर इनफैक्ट इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर मिली। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस शुरू ही किया है और मुझे अभी से ही एक प्राइमल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और डिविनिटी को हासिल कर लूं, वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर पाऊंगा। तो अब लगता है मेरी जिंदगी का एक नया गोल बन चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब शायद से नाम होता होगा पर अपन अभी के लिए एलियस ही बुलाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है क्या एलियस? हाँ, अब जबकि मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्मा है तो चलो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारा एलियस है शैडो और तुम अब गॉड फॉरसेकन लैंड में एंटर कर रहे हो। और एक आवाज आती है कि ये बंजर
जमीन अनगिनत मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, तो सावधान रहना, वो तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख के तुम्हारी लाइफ स्पैन चुराने के लिए हमेशा तैयार होंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पे तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलेगी जिससे तुम ट्रेड कर पाओगे, पर अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैन खो दोगे, दोनों ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। फिर हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन में ट्रेवल करके आ चुका है और एक आवाज आती है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, और लाइफ स्पैम के लूज करने की स्पीड है 1x, मतलब कि जैसे तुम्हारे रियल टाइम में रियलिटी में लाइफ स्पैम जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है, वैसे ही गेम में भी गुजरेगी, मतलब उतनी जिंदगी खर्च होगी। वहीं उसे बगल में बहुत सारे लोग भी बातचीत करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है। एक दूसरा कहता है मैं तो नाइफ शिफ्ट करके आया हूँ और शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूँ। इन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या इतने सारे लोग पहले यहाँ पर गेम में आ चुके हैं। जल्द ही अलग अलग जगहों से अलग अलग कंट्रीज से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। और यहाँ पर लोग एमसी को देख रहे थे तो वो कहते हैं क्या ये किस तरह का प्रोफेशन, ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। दूसरा कहता है इसके हाथ में डैगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असेसन है, तो एक असेसन भी था। वो कहता है मैं भी तो एक असेसन हूँ, मैं इसकी तरह कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, और इसकी स्टेटस में देखो इसके पास तो स्किल्स भी हैं। अपना एमसी सोचता है अगर मैं उन कंट्रीज के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके सामने लाइट चमकती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। वो मैं सामने दिखाते हैं बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे, वो सब चिल्ला रहे थे आओ। तो हम मरने के बाद सीधा टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पर एकदम से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है, बस एक ही बाइट में उसने हमारी आधी टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसी फाइट कर सकते हैं, वो तो बस एक लेवल 1 का क्रोरल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ 1/3 उसकी हेल्थ कम की थी। एक जोर से चिल्लाता है मेरी लाइफ स्पैन, मैंने अपनी आधी जिंदगी की लाइफ स्पैन खत्म कर दी। फिर ये लोग एक लड़की के पास आने लगते हैं, सिस्टर लीजी अब हमें क्या करना चाहिए। ये लड़की भी अपना सर पकड़ के कह रही थी फिर तभी अपने एमसी को भी देखती है जो कि बहुत इसे अजीब लग रहा था। अपना एमसी सोचता है एक ऐसा आर्चर जिसके पास छोटा बो और एरोस है, लगता है इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर लगता है कि तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, चलो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक हैं, एक मॉन्स्टर ने हमें एक ही बार में खत्म कर दिया, हम उन्हें अकेले के दम पे हैंडल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अपना एमसी सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस है क्या तुम लोगों के पास, और वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। और एमसी बस इतना बोल के आगे जाने लगता है तो इस लड़की के साथ ही सारे एमसी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं क्या इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, अगर हम पांचों उनको बीट नहीं कर पाए तो अकेला ही क्या ही कर लेगा, हमने बोला ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, ये तो बस अकेला जाके मरने की सोच रहा है। तो एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है हाँ ज्यादा इसके ऊपर चिंता मत कर, ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये अपन को बीट भी नहीं कर पाया तो अकेला वहां से भाग के तो आ ही सकता है। ये लड़की अपने एमसी का स्टेटस चेक करती है तो वहां पर उसका नाम उसको शैडो दिखाई देता है, तो वो कहती है हाँ कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर ये लड़की अपने लोगों से कहती है कि चलो इसे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कौन सी स्किल है, हो सकता है कि हमें इससे इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए और हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें। अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है लैंड अबेंडेंट बाय गॉड्स, ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्युटली ऐसा एनिमे तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है, मेरा तो एक डैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है, बस इतना ही नहीं उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसन हूं तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी भी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब ये बाहर निकल के बात करने लगते हैं क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा में से ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले
बड़ी हादी हो चुकी है। हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं। चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ दो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसीयू सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता। कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहां पर अपने एमसी कहता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है पर इसमें ये चीज अच्छी है, जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहां पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था और मैंने तो पहले बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट्स शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले तुम कुछ भी करके अपने स्टैट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी उसको घुर घुर की आवाज आने लगती है तो ये सामने देखता है वहां पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घुर घुर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अभी लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसके कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की वजह से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकाले लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही एमसी शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं और एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक हमले में मॉन्स्टर मारा भी जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे 1 शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन बताते हैं बैक स्टेप के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहां से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है हाँ तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ, उसने गर्दन पे हमला किया इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहां पर वो उस टाइम पे वॉरियर था, तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता
कहता है नॉन ट्रेडेबल, जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर एमसी कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैन छोड़ी होगी, पर क्लोरा ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है। जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर के परे है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैकस्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैकस्टैब स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होकर 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है। कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और हम दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी और उसका वो बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूँ तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है, देख तो बस। अपना एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नॉट हर, और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख के वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है वो जरूर मेरी मसल देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों के सर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं। कहते क्या ये क्या चीज है? फिर हमें बताया जाता है कि नर्टर एक लेवल 1 के ब्राउन्स ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नर्टर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होकर यहीं पे ही खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नर्टर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उससे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था और अपना एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चीखने लग जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से शैडो में घुस जाता है और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और वो मनी मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाते हैं ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी, ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं, लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गैस सही है तो। फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ कर रही थी, तभी इसके बगल में से
से एक हमला आता है और ये हमला सीधे जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है। तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी सोलो डैमेज डील होगा। फिर वो एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है और बस ये पत्थर ही एम्बुश स्ट्राइक बैक स्टैब वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूल डाउन तक फिर से हिडन रहना है और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होके इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खियों की तरह भीड़ लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट। प्लेयर शैडो ने एक नर्टर ब्राउन्स रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। शेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहां पर बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो मतलब अपने एमसी का ही नाम होता है। और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल क्या चल रहा है, सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया, क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है? हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं, पियर क्या तुम ये देख पा रही हो, क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो पियर भी कहती है, हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गया इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, उसने एक बॉस को कैसे मारा? तो उसका टीममेट कहता है, हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिसे एमसी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है, क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया? पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर से बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है? तो लड़की कहती है, क्या ये वही छुपने वाला असेसन है पहले वाला? यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्राउन्स नर्टर को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर एमसी उस जायंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्पैम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहां के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा एक्सपी मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। एमसी को इससे 46 लाइफ स्पैम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है, और एक स्किल बुक मिलती है ग्रीडी हैंड मतलब की लालची हाथ, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। एक और ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही हैं। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथों वाली उस स्किल बुक के ऊपर। उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन्स टियर की, ये असेसन स्किल बुक है, मतलब असेसन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना एमसी सोचता है, क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे एक गॉड टियर असेसन स्किल दे सकता है। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्राउन्स टियर ही है। बस असेसन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है, पर वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। अभी देखो अर्ली गेम मतलब कि अभी ये शुरू ही हुआ है, मिडिल गेम मतलब फिर वो गिल्ड बन जाएंगी, उसके बाद शुरू होता है लेट गेम। और लेट गेम में होती है रिसोर्सेस के लिए बहुत ही कड़ी फाइट। और एमसी कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर गिल्ड में, उसके पास भी ये स्किल थी, पर उसकी कॉम्बैक्ट पावर भले ही एवरेज थी, उसके बावजूद वो गेम में सबसे ज्यादा
ढूंढा जाने वाला प्लेयर बन गया, मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जोड़वाना चाहते थे और इसी की वजह से वो जहां भी जाता वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड लेके जाता था। पर तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और वो कहता है वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या इसका मतलब कि मैं एंडलेसली ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक ऐसी बिल्डिंग्स टाइप का एरिया दिखाते हैं जो देखने से तो किसी कॉलेज का एरिया लग रहा है। वहीं पर ही अपने एमसी की बहन अपनी दोस्त के साथ चल रही है। उसकी दोस्त कहती है सायू क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने सोंगफाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेटली एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई जरूर बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो सायू भी गुस्से में कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू, अगर ये उसकी वजह से ना होता तो कल हम टाइम पर एंट्रेंस पे पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारी उसी की गलती है, अगर माफी मांगनी है तो उसे ही मांगनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है ओह ऐसा क्या, पर कभी कभी वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है ना तो मुझे इससे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो सावी इसकी बात काटते हुए कहती है उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन रखी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता ही रहता है, वैसे भी मेरा कोई वो रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सोंगफाई काफी है। तो उसकी दोस्त भी टॉपिक बदलने के लिए कहती है हाँ वैसे सावी ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो कहती है मैं फिसल गई थी और गिर गई। तभी उसके दोस्त कुछ सामने बहुत ही हैरानी से देखती है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहती है कि ये हमारे क्लासरूम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी रखी है? और ये जब अंदर घुसते हुए आगे जाने लगती है और वो जब सामने देखती तो वहां पर एक बच्चा डेस्क के ऊपर इनविजिबल सा हो रखा था। ये सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो सावी की दोस्त बगल वाले बच्चे से पूछती है ये क्या हुआ, सांगवे आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है? तो उसके सामने वाला क्लासमेट कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता पर ब्रदर वेंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमने पीछे मुड़ के उनको देखा तो ऐसी आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। दूसरा बच्चा बताता है हाँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो और किसी को नहीं पता कि ये अभी क्यों हो रहा है। तो सावी की दोस्त कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इसके बारे में वार्न करना पड़ेगा, सावी तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जस्ट इन केस। तो सावी गुस्से में कहती है जैसे कि मैंने कभी उसे पहले कांटेक्ट किया ही है, इसके जैसा बंदा, ये तो बेहतर होगा कि वो ऐसे ही मर जाए। तो ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं है, जब भी मुंह खोल रही है बस जहर ही उगल रही है। दूसरी तरफ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है, वो ब्राउन से गोल्ड रैंक पर पहुंच चुकी है। ये अब भी एक असेसन स्पेशल स्किल है, पहले जहां इसमें 20% चांस होते थे एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज होकर 70% हो चुके हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है, इसके आगे +2 लिखा है तो शायद इसका मतलब कि ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। हाँ अभी तो यही समझ लो, अगर बाद में कुछ और हुआ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने एमसी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसका हाथ में बहुत सारा लाइट चमकने लगती है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती हैं, उसकी कलाई पे अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। फिर 2 नोटिफिकेशंस आती है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है और वो अपने इस ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 इवोल्यूशन पॉइंट और 46 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है, जिसे देख के अपने एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते चिल्लाता है नॉट बैड, मुझे तो और 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, गुड, जल्दी मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। फिर एमसी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है और वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और तेज करना पड़ेगा और अभी के लिए जिन इक्विपमेंट्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सारी इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है, उसे इक्विप कर लेता है। फिर एमसी अपने स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में छीना झपटी तबाही और केओस का माहौल छा जाएगा और स्किल्स और इक्विपमेंट्स को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए और दूसरी कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दूर से आवाज
आवाजें आने लगती है, हाँ ये ले, इसे जल्दी डॉज करो। ये सुन के अपने एमसी थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया था। देखने से ये सारी लड़ाइयों की आवाज से लग रही थी, सामने लगता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये आवाज सुन के अपना एमसी भी सिचुएशन देखने के लिए भरी बारिश में आ चुका था। वो आया था एक खाई के सामने। खाई से मेरा मतलब कोई बहुत ही गहरी खाई नहीं, बस एमसी तो एक छलांग मार के भी इससे नीचे आ सकता है। वो जब सामने देखता है तो एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रीडेटर होता है। जिससे देख के एमसी सोचता है एक स्प्रिंट प्रीडेटर, हाँ ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। वो जब सामने देखता है तो वहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है वांग मिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इससे मिल जाऊंगा। तो वो अफवाहें सच ही थी। लोग कहते थे कि वांग मिंग जब पहली बार इस फॉरसेकन गेम में आया था तो उसने एक पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर्स से बनाई थी। पूरे 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। इस तरफ वांग मिंग अपनी शील्ड आगे करते हुए जोर से चिल्लाता है होली बैरियर, और हमें दिखाते हैं उसकी शील्ड के आसपास एक जायंट गोल्डन शील्ड बन जाती है, जिसे वो मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अपना एमसी सोचता है वांग मिंग की हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टेट्स हैं और उसके पास एक इनेट स्किल इनविंसिबिलिटी है। इस तरफ इस टीम की एक फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायर बॉल अटैक करती है, जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये भी एक मेज की हिडन क्लास है प्रोफेट, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल से दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेट बिल्ड इन प्रोफेटिक फायरबॉल है। फिर एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेट्स हैं और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट, ओरेकल प्रीस्ट। इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल्स से होती है। इस तरफ आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर ये मॉन्स्टर हर हमले से बचता जा रहा था। आर्चर का एक भी हमला उस मॉन्स्टर से हिट नहीं हुआ था और मॉन्स्टर के एक और हमले से वांग मिंग की सील टूट जाती है। ये देख के आर्चर चिल्लाता है डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। इस तरफ वांग मिंग जो कि अपने घुटनों पे आ चुका है, उसे प्रीस्ट हील कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसे हरा ही देंगे। जो देख के एमसी सोचता है क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है। अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहती है तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे और होता भी ऐसा ही है। जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। नीचे वांग मिंग भी इन दो डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर्स को देख के बहुत हैरान हो गया था, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है एक करप्टर, ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लाइम जैसी चीज में कवर रहता है। ये रेंज अटैक करता है, मतलब की दूरी वाले हमले। तभी वांग मिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार लेकर गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है। उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है, पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लाइम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एमसी देख के सोचता है डैम, एक और हिडन क्लास, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। और इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस इसको 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो स्लाइमी सा फेंकता है और ये पूरा इसी के ऊपर ही थूक देता है और सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर ये सब थूक देता है, जिससे अभी दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाता है क्रैप, ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर भी हमला करता है, तो ये मेज गर्ल भी मदद के लिए आवाज लगाती है। तो अपना एमसी अपनी जगह से तुरंत इस शैडोज में गायब होता है और तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और ये सभी तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ही तीनों चिल्लाते हैं वाओ ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर वो करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसकी अपने एमसी ने जान बचाई, वो ये देख के चिल्लाती है क्या ये किसने किया, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अब भी उस मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है यूजुअली लेवल 1 के क्रॉलर को भी मारने के लिए हमारी पूरी टीम को झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, पर यहाँ एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे ही पॉसिबल है। और तभी उसके पीछे वाले मॉन्स्टर की भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपते हुए चिल्लाता है ये सच में एक इंस्टेंट किल था। वो अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लिजी था उससे चिल्लाता है क्या तूने इसको देखा, क्या तुझे पता चला कि वो कौन था। तो मेज गर्ल भी चिल्लाती है नहीं। तो वांग मिंग चिल्लाता है किस्मत से वो हमारी तरफ है, तो अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो, अब बस स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। और दूसरी तरफ अपना एमसी भी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, तुम्हें एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है वेनम डर्ट और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। जिसे देख के अपना एमसी सोचता है क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इवॉल्व करो।
और ये तुरंत इवॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डार्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असैसिन क्लास की स्किल है जिसमें डेडली पॉइजन डार्ट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की। डार्ट हिट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और इन्फ्लिक्ट कर देगा वेनम स्टेटस, मतलब अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूलडाउन भी है 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2। इसका वेनम हर सेकंड तक 50% का कंटिन्यूअस डैमेज देता है 5 सेकंड तक और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। यहाँ वांग मिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है, पर उसका दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता, तो उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है जिससे वांग मिंग की भी चीखें निकल जाती हैं। यहाँ आर्चर वांग मिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी तेजी से उसे हील नहीं कर सकता। यहाँ वांग मिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है वो कांपती आवाज में चिल्लाता है तुम लोग भागो यहाँ से। तभी कहीं से एक पॉइजन डार्ट उड़ता हुआ आता है और वो सीधा ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है। ये देख के इसके सारे टीममेट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये हैरान चिल्लाते हैं व्हाट द हेल, इस अटैक ने उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। यहाँ इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी के फव्वारे की तरह बहता जा रहा था। वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था जिसकी वजह से यहाँ वांग मिंग भी नीचे गिर गया था। इसके सर से तो पानी का तुलतुला चलने लग गया था। ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वेनम का असर शुरू हो गया था। हर सेकंड इसको 324 की हेल्थ इसकी जाई जा रही थी और 5 सेकंड में ये वहीं पर ही मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है तुमने 90% से ज्यादा का डैमेज किया है तो सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेशन तुम अब लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है। यहाँ अपना एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डार्ट्स फेंक सकता हूँ और अब इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांग मिंग की जान बचा ली है, पर वांग मिंग अपने एमसी का डैमेज देख के बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाता है होली क्रैप, ये डैमेज, क्या ये बंदा सच में इंसान ही है? उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तभी वो एकदम से गायब हो जाती है जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या लूट लाइट गायब हो गई? ये देख के बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है फ्रेंड तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी इन लोगों को एमसी की आवाज आती है क्या तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो? ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे ही लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो वांग मिंग भी अपनी टीम को लेके यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया, अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा नाम वांग मिंग है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर लिंजी भी कहने लगती है मेरा नाम लिंजी है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकती हूँ? तो उसका दूसरा साथी कहता है हे बातें बहुत हुई अब चलो। ये देख के अपना एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है और वो सोचता है वांग मिंग थोड़ा रिलायबल तो लगता है, मतलब भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास डाक्सिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं। मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए होगी, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इनको बेच सकता हूँ। तभी अपना एमसी इस लूट लाइट के ऊपर ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे एक नोटिफिकेशन बताते हैं कि तुम्हें 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, तुम्हें इस प्रिंट पेरिटर का लेदर ग्रोव मिला है जो कि ब्राउन्स रैंक का आइटम है। फिर अपना एमसी स्प्रिंट प्रेडेटर लेदर ग्रोव ब्राउन्स रैंक के आइटम को एक्यूप कर लेता है। ये एक असेसन क्लास का ही गियर है जो फिजिकल डिफेंस को 9 से, सारे एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 5 से और कूलडाउन स्पीड को 15% से इंक्रीज करता है। जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं। एक बार जैसे ही मेरा बैग फुल हो जाएगा मैं तुरंत अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सब को लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी से 100 गुना तेज है और सॉन्ग 5 जल्द ही मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक टीम को मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसी टीम में एक बंदा कहता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे हैं, हमें भागना पड़ेगा। पर तभी उसके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर की शैडो पड़ती है। उसके पीछे वाला बंदा कहता है हे तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? तो ये कहता है इसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। पर तभी ये लोग भी अपने सामने वाले उस जायंट ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक अजीब सा पेड़ जैसा मॉन्स्टर था जिसके बीच में एक अजीब सा होल भी था। इनकी टीम चिल्लाती है आखिर ये क्या चीज है? पर तभी वो मॉन्स्टर अपने पेट को आगे
निकालता है और उस पेट के अंदर से बहुत सारी वाइन्स निकलती है जो पर्पल ऑरा में कवर थी, और ये वाइन्स फुल स्पीड में बिल्कुल तेज तर्रार भाले की तरह सीधा जाके इन सारी प्लेयर्स के आर पार हो जाती हैं। ये बस चीखते चिल्लाते रह जाते हैं पर एक भी नहीं बचता और सारे के सारे अपने सेल टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक बंदा गुस्से में चिल्लाता है, डैम मॉन्स्टर, ये हमेशा झुंड में आते हैं और कम हेल्थ बचती है तो तुरंत भाग जाते हैं। दूसरा बंदा पसीने में लथपथ होते हुए कहता है कि हमें इस गेम को एग्जिट करने के लिए लेवल 3 तक पहुंचना पड़ेगा, पर ऐसे चलता रहेगा तो हम कैसे लेवल 3 तक पहुंचेंगे। तो एक बंदा अपने टीम कैप्टन से कहता है, ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम में और लोगों की जरूरत पड़ेगी, मे भी 6 या 10 लोग काफी रहेंगे। तो उसका टीम का कैप्टन कहता है, नहीं ये भी काम नहीं करेगा, मैंने एक बार 10 लोगों की टीम को देखा था जो मॉन्स्टर के बहुत ही बड़े झुंड के द्वारा मैसेकर कर दिए गए, और अगर टीम में ज्यादा ही कुछ लोग होंगे तो वो एक बॉस को अट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने अभी अभी देखा एक 40 लोगों का ग्रुप जिसने डैम्ड नाम के एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया और उस मॉन्स्टर ने अपनी एक ही स्किल में टीम के 30 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। और हमें दिखाते हैं इन्हीं के पीछे एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होती है और उसी घमंडी लड़की की पूरी टीम यहाँ पर वापस से टेलीपोर्ट होकर आ चुकी होती है। उसी टीम में लोग चिल्ला रहे होते हैं, अगर हम लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही ट्रैप होकर रह जाएंगे? हम यहाँ सोने के बाद आए थे, तो दूसरे शब्दों में बस हमारी कॉन्शियसनेस ही यहाँ पर है। अगर हम इस गेम को नहीं छोड़ पाए तो हमारी बॉडीज तो भूख प्यास से ही मारी जाएंगी। घमंडी लड़की कहती है, डैम इट, ये गेम इतना ज्यादा हार्ड क्यों है? उसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है, सिस्टर ली, हम ऑलरेडी 3 बार मर चुके हैं और हमारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 10 से भी कम की बची है, और क्या होगा अगर ये भी? पड़ता है वो सिस्टर ली कहती है, भले ये सच है या नहीं, पर अब हम दोबारा मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये लड़की अपने ऊपर रैंकिंग लिस्ट को देखती है, वहाँ शैडो ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच चुका है, वांगमिंग लेवल 1 पे है और बलहाला नाम का कोई बंदा लेवल 1 पे है। ये दोनों ही वॉरियर्स हैं। पर ये लड़की बस अपने असेसन शैडो को ही देखती है और वो कहती है कि ये शैडो बंदा इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है, और ये जलन के मारे सोचती है कि इस बंदे को जरूर कुछ ऐसी मेथड्स पता होंगी जिससे ये तेजी से लेवल अप कर रहा है। हमें इसको कैसे भी करके मनाना पड़ेगा ताकि ये कैसे भी करके हमें लेवल 3 तक पहुंचवाए और हम इस गेम से बाहर निकल सकें। फिर ये लड़की पूरे जोश में चिल्लाती है कि मेरे सपनों को चारों तरफ फैला दो, अगर ये शैडो बंदा हमें लेवल 3 तक पहुंचवाता है तो मैं रियलिटी में जाने के बाद इसे 10 मिलियन दूंगी, और वो भी पूरा पैसा नगद कैश में। इसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है, क्या 10 मिलियन? ये लड़की सोच रही थी कि 10 मिलियन का ऑफर, अगर इसकी जगह पे मैं होती तो मैं भी ऐसे ही 10 मिलियन को इग्नोर नहीं कर सकती। इस तरफ अपना एमसी अपने मैजिकल डार्क से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार देता है और इसे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 2 के कंटेमिनेटर को मारा है, तुम्हें 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और शैडो सारी लूट को एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास इनफ इवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं। फिर शैडो सिस्टम से कहता है कि मेरे हैंड ऑफ एवरेस्ट को इवॉल्व करो, तो सिस्टम इसके 5 इवोल्यूशन पॉइंट को काट लेता है और इसके पास अब 0 बचते हैं। फिर हमें नई नवेली इवॉल्व की हुई हैंड ऑफ एवरेस्ट स्किल को दिखाते हैं जो कि अब प्लेटिनम जेड रैंक की हो चुकी है। ये असेसन स्किल है और इसे मॉन्स्टर की डेड बॉडीज पे यूज किया जा सकता है। पहले जहां एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करने के चांसेस 110% थे, वही अब चेंज होके 160% चांस हो चुके हैं, और इस लूट में भी 20% चांस है कि इसकी लूट की रेयरिटी 1 लेवल से इंक्रीज हो सकती है। एमसी इसको पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि 20% चांस है कि मेरी लूट का लेवल इंक्रीज हो सकता है, अगर मैं इसको और भी ज्यादा इवॉल्व करता रहूं तो यहाँ पर 100% इवन 200% चांस भी हो सकता है। ये इफेक्ट तो सच में इनक्रेडिबल है। वो पीछे मुड़ के जाने वाला होता है, तभी उसको एक आर्ट मिलती है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहीं पे वही जायंट ट्री वाला मॉन्स्टर था, और इस मॉन्स्टर को देख के अपना एमसी कहता है, ये तो डैम्ड है। और ये डैम्ड वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो टीम कैप्टन बता रहा था कि इसने 40 लोगों की पार्टी में से 30 लोगों को सिर्फ अपनी एक ही स्किल में खत्म कर दिया। फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये है एक डैम्ड ब्राउन्स लेवल का एक बॉस मॉन्स्टर, और एमसी इसके मुंह में चमचमाती हुई लाइट लाइफ फोर्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये अब भी लाइफ फोर्स को डाइजेस्ट कर रहा है और ये जल्द ही एक सिल्वर लेवल के बॉस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके मुंह की ये लाइफ स्पैन तो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लगता है कि इसने लगभग 40 लोगों के ग्रुप को अकेले ही खत्म कर दिया है। वो अपने एमसी की कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं है। फिर अपना एमसी अपने सिस्टम की स्क्रीन को ओपन करते हुए कहता है, हाँ मेरा बैकपैक तो पहले ही फुल हो चुका है, कितना बैड लक है, अगर मैं इसको मार भी दूं तो मैं तो कुछ उठा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस स्पॉट को अपने मैप में मार्क कर लेता हूँ कि वापस आके मैं इसको मार दूंगा। फिर वो अपने शैडोज में गायब होते हुए कहता है कि वैसे भी इस बॉस को लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा समय लेगा, मैं अपनी चीजों को वहीं पे बेच के आता हूँ, तब तक ये लेवल अप भी हो चुका होगा और मैं इसे फिर निपटा दूंगा। फिर हमें अपने शैडो के सेल टाउन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं, क्या तुमने सुना कि कोई बंदा 10 मिलियन पे करने के लिए तैयार है ताकि लीडर बोर्ड में नंबर 1 शैडो उसे लेवल 3 तक लेवल अप करा सके। दूसरा टकला बंदा कहता है कि हम तो लगातार मर मर के अपनी जिंदगी कम करवा रहे हैं और ये अमीर लोग लगातार कुछ नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते फिर रहे हैं। पीछे एक हरे बालों वाली लड़की रोते हुए कहती है कि हम जैसे
जैसे कॉन्गनर्स तो इस गेम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर तभी इसी शोर शराबे के बीच डार्कनेस में से शैडो निकलता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी तुरंत अपना शैडो सिस्टम पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता है और प्लग झपकते ही उसके सामने एक स्टॉल सा ओपन हो जाता है और उसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ रहा था कि 10 मिनट के लिए सेल्स ओपन है, यहाँ इक्विपमेंट और स्किल्स उपलब्ध है, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो। एमसी को देखकर सभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लग जाते हैं, ओ माय गॉड, ये बंदा ऐसे कैसे यहाँ पर आया, इसके पास पहले से ही ब्राउन्स लेवल के 2 गियर्स हैं और ये 2 और बेचना चाहता है पैसों के लिए। इसने एक ब्राउन्स लेवल के बॉस को मारा है और इसके इन गेम नेम को तो देखो, शैडो। दूसरा कहता है, हे भगवान, क्या ये सच में लीडर बोर्ड का नंबर 1 शैडो है। इसी भीड़ भाड़ में एक वेल मैनेज फिगर वाली लड़की आगे बढ़ती है और लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि हम इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि इसने फेस हाइड का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है, गेम की अपीयरेंस रियलिटी से मैच खाती है और ये बंदा तो अब भी इतना मिस्टीरियस है। तभी ये मेज लड़की अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि आइस कॉन स्पेल का कितना प्राइस है। तो शैडो जवाब देता है कि 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम, और वो सोचता है कि ये वुमेन जरूर ग्रे रोज होगी जो करंटली सेल विलेज की 11th रैंक पे आती है और इसने भी हाइड फेस का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है। 100 दिन का सुन के ये लड़की थोड़ा हेजिटेट करती हुई कहती है कि 100 दिन कुछ ज्यादा ही है, क्या तुम इसे थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते। तो अपना एमसी कहता है कि कॉमन स्किल्स के मुकाबले आइस कॉन स्किल मॉन्स्टर हंटिंग की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है और मेजेस के अर्ली स्टेजेस को देखते हुए ये पहले बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये लड़की कहती है, तो क्या मैं रियल वर्ल्ड की मनी से पे कर सकती हूँ। तो अपना एमसी कहता है, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कैश है तो तुम बाकियों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद सकती हो और तुम वापस से आके मेरे साथ डील कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पास अभी के लिए इंतजाम ना हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए रिजर्व करके रख सकता हूँ। और एमसी को बस ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में बिजनेस करता हुआ देख के लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है कि 1 मिनट रुको। फिर ये लड़की पीछे मुड़ के अपनी टीम के साथ प्राइवेट टीम चैनल को एक्टिवेट करती है और वो कहती है कि गाइस, अब तुम लोग क्या सोचते हो। तो इसकी टीम का एक बंदा कहता है कि तुम्हें हमें लीड करने की वजह से हम इतनी जल्दी लेवल 2 तक पहुंच गए हैं, तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरा बंदा कहता है, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आइसकॉन स्पेल की हेल्प से हम लेवल 3 तक और भी तेजी से पहुंच जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है पहले इस गेम से बाहर निकलना। तो लड़की कहती है, ठीक है, तो तुम लोग अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मुझे ट्रांसफर कर दो, जब हम रियलिटी में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें पैसा पे कर दूंगी। तो ये लड़की सारी लाइफ स्पैम कलेक्ट करती है और एमसी के पास आके कहती है कि ठीक है, 100 डेज की लाइफ स्पैम तैयार है, चलो एक डील करते हैं। अपना एमसी से देख के सोचता है कि इनकी पूरी टीम लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, कम से कम इन्होंने 30 से 40 ट्रैकर्स तो मारे ही होंगे। इनकी पूरी टीम अगर लाइफ स्पैम मिलाती है तो 100 से तो ज्यादा ही होगी। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने आइस कॉन स्पेल बुक को सेल किया है 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के बदले। तुम्हारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 268 से अब 368 दिनों की हो चुकी है। तभी ये घमंडी लड़की अपने पैर फटकारते हुए एमसी के पास आती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया शैडो। ये सुन के अपना एमसी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी लड़की एमसी के सामने गुंडी बनते हुए अपनी कमर पे हाथ रखती है और एकदम घमंडी मुस्कुराहट के साथ एमसी से कहती है, शैडो, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जब हम रियलिटी में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश दूंगी। ये सुन के इसके पीछे वाले बंदे बहुत हैरान हो जाते हैं। एक कहता है, वाओ, क्या मैंने अभी सब कुछ सही सुना, किसी ने 10 मिलियन का ऑफर किया शैडो के लिए, क्या ये सच भी हो सकता है। इसके बगल वाला बंदा कहता है, इसने इतनी आसानी से 10 मिलियन कमा लिए। एमसी इस लड़की की शक्ल देख के समझ जाता है और वो सोचता है, ये तो वही है जियांग लिंग, मेरी पिछली जिंदगी में ये क्रिमिनल गैंग की लीडर हुआ करती थी, बाद में अथॉरिटीज ने इसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया। ये लड़की अब भी उसी घमंडी टोन में कहती है कि मेरे फादर डाजिंग इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, हम पैसे आसानी से पे कर सकते हैं। एमसी सोचता है कि रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस लड़की ने कैश का लालच देके यहाँ बहुत सारे लोगों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद ली थी और बहुत सारे लोगों को किडनैप करके ये उनसे काम करवाती थी, और जो लोग भी इसके ऑर्डर को नहीं मानते थे वो उन्हें रियलिटी में मरवा देती थी। और वो सोचता है कि ऐसे लोग बस धरती पे बोझ होते हैं। वो सीधा सीधा इसके मुंह पे ही कहता है कि मैं ये रिजेक्ट करता हूँ। ये सुन के ये लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर वो अपने घमंड में कहती है कि शैडो, भले ही तुम इस गेम में अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर यहाँ किसी को नहीं पता कि इस गेम के साथ क्या चल रहा है। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम राजाओं वाली जिंदगी जियोगे, कार, घर, लड़की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। अपना एमसी इसकी बात को वहीं काटते हुए कहता है, अगर तुम कुछ खरीदने वाली नहीं हो तो तुरंत साइड हट जाओ, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। और वो सोच रहा था कि जल्द ही कैश यूजलेस हो जाएगा और लोग यूनिवर्सल करेंसी के तौर पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैम का इस्तेमाल किया करेंगे। और एमसी की बात सुन के तो मानो इस लड़की ने एक सड़ा हुआ चूहा खा लिया हो। वो कहती है, क्या कचरा है, मैं तुमको खुद को ले जाने के लिए कह के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ, अगर हम अभी रियलिटी में होते तो अभी के अभी मैं तुम्हें एक सबक सिखा देती। पर ये सुन के अब शैडो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस एक और शब्द और मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ स्पैम 0 ना हो जाए।
और शैडो का मर्डरस ऑरा फील करते हुए ये लड़की और उसकी टीम की फटके 64 हो जाती है। ये लड़की तुरंत अपनी दुम दबा के भागने लग जाती है। वो कहती है चलो यहाँ से, और पीछे के सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक ब्राउन्स ग्रेड की डिम लाइट टोनिक को बेचा है, तुम्हें 19 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है और अब उसके पास 546 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम हो चुकी है। और जिन लोगों ने एमसी से सामान खरीदे थे वो लोग भी बहुत खुश थे। वो लोग कह रहे थे कि अब मैं भी बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। और एमसी सोचता है कि चलो सब कुछ बिक गया, अब इस स्टॉल को क्लोज करता हूँ और अब समय है कि उस डैम को ठिकाने लगाने का। फिर एमसी शैडोज में गायब होते हुए सोचता है कि अभी इस मोमेंट पे किसी को नहीं पता कि हम ट्रेडेबल लाइफ स्पैम से इन स्किल्स को रियलिटी में ला सकते हैं, और किसी को नहीं पता कि ये गॉड फॉरसेकन गेम रियलिटी के ऑर्डर को कोलैप्स कर देगा। एमसी को ऐसे गायब होते हुए देख के लोग बातें बनाने लग जाते हैं। हे, क्या तुम लोगों ने उसे देखा? कहां गया वो? ये किस तरह का प्रोफेशन था? पर अपना एमसी इनको इग्नोर करते हुए सोच रहा था, अभी जिन हजारों सालों की लेगेसीज के ऊपर हम जिनके ऊपर प्राउड करते हैं वो जल्द ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, मतलब किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जिन लोगों के पास शक्ति होगी वही हर चीज की नींव बनेंगे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सभी लोगों को इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और सब लोग सोच रहे हो कि कैसे हमें थर्ड लेवल पे पहुंच के इस गेम को एग्जिट करना है बस। और ये घमंडी लड़की मिस ली भी यही सोच रही थी, इसलिए इसने चारों तरफ ही अनाउंसमेंट करवा दी थी कि अगर शैडो हमारा एमसी इस लड़की को लेवल 3 तक लेकर जाता है तो वो रियलिटी में उसे 10 मिलियन वन देगी। दूसरी तरफ एमसी का बैकपैक मॉन्स्टर्स की लूट से चकाचक भर चुका था, इसलिए वो विलेज में आया था ताकि वो चीजों को बेच सके। पर वहीं ये घमंडी लड़की भी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ एमसी को सेम ऑफर देती है, पर एमसी उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, जिसपे ये लड़की एमसी को कचरा बोलकर उसके लिए बुरा भला कहने लगती है। तो शैडो भी अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए इस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है, जिसपे ये लड़की दुम दबा के यहाँ से भाग जाती है। आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है, जहाँ ये लड़की अपनी पूरी पलटन के साथ फुल स्पीड में भाग भाग के एक गली के अंदर आ चुकी थी। ये लोग बहुत जोर जोर से हाँफ रहे थे और ये लड़की पूरे गुस्से में कहती है कि वो शैडो ना सिर्फ उसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज किया, बल्कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे धमकाया एक बार मैं वापस रियलिटी में लौट जाऊं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं उसे जान से मार दूं। तभी गली में एक घर से एक बंदा निकलता है और वो इस लड़की से कहता है हेलो सिस्टर लीजी, जिसपे ये लड़की भी इसके कंफ्यूजन में देखने लगती है। तो ये पोर्कीपाइन सी शकल वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम है मोलीजून, पर तुम मुझे ओल्ड माओ बुला सकती हो और मैं करंटली लेवल 2 पर हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के पास लेवलिंग अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं? मैं तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकता हूँ। तो क्या वो 10 मिलियन वाला ऑफर अब भी है? पर ये लड़की भी इतनी आसानी से बेवकूफ थोड़ी बनने वाली है। तो ये लड़की भी फुल एटीट्यूड में कहती है ट्रिक्स? कौन सी ट्रिक्स? तो योद्धा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यूजुअली अपनी ट्रिक्स को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर ये सिस्टर लीजी हैं तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपके लिए एक एक्सेप्शन कर ही देता हूँ। वो कहता है कि अभी के लिए तुम बहुत ही तेजी से लेवल अप करना चाहती हो तो तुम्हें अपने सारे इनिशियल एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालने पड़ेंगे, जिससे हमारी फुल स्पीड में भागने की रफ्तार इतनी तेज तो हो ही जाएगी कि हम क्रॉलर्स से तेज भाग सकें। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये सुन के तो ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ओह तो ये गेम ऐसे काम करता है, पर डैम इट, मैंने अपने पूरे 5 इनिशियल पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ही लगा दिया। फिर लीजी ओल्ड माओ से कहती है कि ठीक है, तुम्हें सच में 1-2 चीजें तो बताई है, तो फिर चलो अब हमें लेवलिंग अप के लिए लेके चलो। और वो मन में सोच रही थी कि चलो भूल जाओ, एटलीस्ट मुझे ऐसा पर्सन तो मिल गया जिससे ये तो पता है कि पावरफुल लोग कैसे लेवल अप कर रहे हैं। और वो ओल्ड माओ से कहती है कि पर तुम शैडो की तरह पावरफुल नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकती हूँ। क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जैसे ही हम रियलिटी में पहुंचेंगे मैं तुम्हें 5 मिलियन कैश में ही दे दूंगी। तो ओल्ड माओ कहता है नो प्रॉब्लम। वो शैडो गाय जरूर स्ट्रांग हो सकता है, पर लगता है कि उसके दिमाग के साथ कुछ लोचा है। उसने 10 मिलियन का ऑफर ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया, कितना बड़ा इडियट है वो। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो पे आ जाता है, जो तू डाल डाल में पात पात करते हुए उस पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा था, और वो अब आ जाता है उसी डैम्ड मॉन्स्टर के सामने, जिसे देख के वो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही सिल्वर टियर में पहुंच चुका है और इसके आसपास इतनी ज्यादा ग्रे मिस्ट फैल रखी है, क्या ये अब भी इवॉल्व कर रहा है? फिर वो अपना पॉइजनस डार्ट निकालता है और वो सोचता है कि इस इवोल्यूशन में सिल्वर से गोल्ड टियर में पहुंचने के लिए उसे 7 से 8 घंटे लगेंगे। पर ना भाई, मैं बहुत आलसी हूँ इतना इंतजार करने के लिए। वो अपना डार्ट निकालता है, सीधा अपनी स्टेल्थ को ब्रेक करके सीधा उस डार्ट को फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर पे लगता है, जो कि सीधा 659 का डैमेज करता है। इस मॉन्स्टर को कुछ समझ में ही नहीं आता, वो जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है, उसकी हेल्थ वापस से और माइनस होने लग जाती है। वेनम के इफेक्ट की वजह से पूरी 219 करके माइनस हो ही रही थी। पर दूसरी तरफ अपना एमसी तो शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके शैडोज में घुस जाता है और ये मॉन्स्टर गुस्से में गुर्राते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है एक सिल्वर टियर बॉस की हेल्थ ब्रॉन्ज टियर बॉस के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ये बॉस मॉन्स्टर अपनी स्क्रीच स्क्रीच चिल्लाते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और एकदम से वो अपने हाथों को नीचे करता है और उसी लाइट बॉल की तरफ घूरते हुए जोर से दहाड़ लगाता है, जिससे उस लाइट बॉल के अंदर से बहुत सारे
पर्पल अटैक्स निकालने लगते हैं, जिसे देख के अपना एमसी सोचने लगता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस बॉस की हेल्थ मेरे 2 से 3 वेनम डार्ट्स के बराबर होगी। और यहाँ वो आराम से इनविजिबल होके इस बॉस के सारे हमलों को डॉज किए जा रहा था और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके स्टेल्थ के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करना है। देन इस बॉस के पागलपन भरे सारे हमलों के बीचों बीच में एक डार्ट फेंक दूंगा और उसके तुरंत बाद ही मैं स्टेल्थ को एक्टिवेट करके वापस से इसकी अटैक रेंज से बाहर चला जाऊंगा। इस तरफ ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके बाद उसकी कूलडाउन में चला गया था। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। यहाँ अपने एमसी को ये सही मौका दिखता है, इसलिए अपने डार्ट लेके इसकी तरफ भागने लगता है और अपनी स्टेल्थ ब्रेक करके सीधा उसके सर पे हमला करता है। और जैसे होली में पानी से भरे गुब्बारे को फूटने से पानी बाहर निकलता है, वैसे ही इसके सर से खून बाहर निकल रहा था और डार्ट में लगे वेनम की वजह से इसको कंटिन्यूअस 5 सेकंड से डैमेज पड़ी जा रहा था, जिससे ये बहुत जोर की दहाड़ लगाता है और दुम दबा के यहाँ से भागने लगता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, एक सिल्वर टीयर का बॉस एमसी से डर के भाग रहा है और एमसी ये देख के सोचता है कि बॉस की हेल्थ लगभग खत्म ही हो गई है, इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया। और इससे भागते हुए देख के अपना एमसी सोचता है कि वैसे ये यहाँ पर रुक के अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ता, पर ये भाग रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। वो फुल स्पीड में जाता है, स्टेल्थ ब्रेक करके सीधे इस मॉन्स्टर के सर पे एक जम के हमला करता है और वो सोचता है कि बिना स्ट्रगल कैसे सरेंडर कर देना, ये कितना ईजी था। और इस हमले में मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने एक कर्स मास्टर सिल्वर टीयर के मॉन्स्टर को मारा है, इससे तुम्हें 1800 EXP मिली है और कांग्रेचुलेशन, तुम लेवल 5 पे पहुंच चुके हो। एक और बार कांग्रेचुलेशन, तुम्हें 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और साथ ही साथ 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ पे मिली है। इन रिवॉर्ड्स को देख के अपना एमसी बहुत खुश होता है। वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं 2 बार लेवल अप कर गया और मुझे 4 इवोल्यूशन पॉइंट भी मिले। फिर अपना एमसी अपना हाथ उठा के ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे सक्सेसफुली उसका ग्रीडी हैंड एक्टिवेट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है तुम्हें 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और एक और बार 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, फिर से 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, जिसे देख के शैडो कहता है कि मुझे डायरेक्टली डबल बोनस मिल गया। तो सिल्वर टीयर के बॉस एक्चुअली गारंटीड 12 इवोल्यूशन पॉइंट और 372 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देंगे ही। तभी शैडो के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड का एक्स्ट्रा इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है, तुम्हारी लूट के अंदर से एक सिल्वर टीयर का आइटम गोल्ड टीयर में अपग्रेड हो चुका है। जिसे देख के शैडो कहता है तो क्या इसका मतलब कि इसने गोल्ड टीयर की लूट ड्रॉप की? एमरल्ड ग्रीडी हैंड से इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। इसके पास 20% चांस है किसी भी एक्स्ट्रा लूट को एक लेवल से अपग्रेड करने का। शैडो अपने सामने की लूट देखते हुए कहता है इसने तो लगभग 7-8 इक्विपमेंट के पीसेस ड्रॉप किए हैं, मेरे बैकपैक में बस 10 पीसेस की जगह है। मैं अभी भी तो बैकपैक खाली करके आया था, तो मतलब एक बॉस को मारने के बाद मुझे वापस से विलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो कितना टाइम वेस्ट है। अब मैं ये आशा करता हूँ कि इस कर्स मास्टर ने मुझे कुछ स्टोरेज आइटम या कोई स्टोरेज रिंग वगैरह कुछ दिया हो, ताकि मेरे पास थोड़ी और स्टोरेज के स्लॉट्स आ सकें। फिर वो अपनी गोल्ड टीयर आइटम की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है ओ ये तो। फिर हमारा सीन चेंज होकर विलेज में आता है। यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से एक लड़की विलेज में आते हुए कहती है कि फाइनली हम जिंदा वापस आ गए, और ये वांगमिंग की टीम से है। यहाँ पर एक लड़का कहता है वांगमिंग की मदद से हम लेवल 3 तक पहुंच के वापस से टाउन में सेफली वापस आ गए। तो ये लड़की कहती है एब्सोल्युटली वांगमिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वांगमिंग कहता है हाँ, ये तो हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है। पर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए नखरे दिखाते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे उस बिग शॉट को अपना फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मौका नहीं मिला। जरूर उस टाइम पे मैं पूरी तरह से मिट्टी में कवर थी, इसीलिए उस बिग शॉट ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पर उसका दूसरे साथी कहता है मे बी अगर तुम्हारा ये ताजा ताजा ड्रॉप किया हुआ गियर तुम पहले पहने रखती तो वो जरूर हाँ कर देता। और ये जिस बिग शॉट की बात कर रहे हैं वो अपना शैडो ही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है लीडर बोर्ड अपडेट, शैडो लेवल 5 पे पहुंच गया है, जिसपे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हाँ क्या सीधा 3 से 5 लेवल पे छलांग लगा दी, क्या इसने कोई इंसेनली पावरफुल बॉस को मारा है। चारों तरफ भिंडी बाजार लगने लग जाता है, सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं बस 10 मिनट पहले तो मैंने बिग शॉट को यहाँ पर इक्विपमेंट्स बेचते हुए देखा था, क्या 10 मिनट में इसने इतनी जल्दी 2 लेवल पार कर लिया, इतना तेज है ये। दूसरा कहता है कि मेरी सिस्टर 18 साल की हो गई है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरी सिस्टर को पसंद कर ले तो मुझे थोड़े से बेनिफिट्स मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत लेवल अप भी। तो उसके बगल वाला कहता है कम ऑन, उसने 10 मिलियन नहीं लिए, वो तेरी बहन की तरफ देखेगा भी। वांगमिंग टीम से एक बंदा कहता है डैम इट, हम तो बस मुश्किल से यहाँ लेवल 3 तक पहुंचे हैं और वो बंदा तो पहले लेवल 5 पे पहुंच गया, ऐसा कैसे चलेगा यार। इसके डिप्रेशन देख के वांगमिंग इसकी तरफ देखता है, पर वो पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर वो खांसते हुए इन लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है और वो कहता है कि चलो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अभी, चलो सभी लोग रियलिटी में पहले वापस चलते हैं और अपने दोस्त और अपने परिवार वालों को इस गॉड्स फॉरसेकन गेम के बारे में बताते हैं। इस दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर बदलने वाला है, यहाँ चारों तरफ केओस छा जाएगा, कम से कम हम अपने करीबियों को तो वार्न कर सकते हैं ताकि वो तैयार रहें। फिर वो लॉग ऑफ करने लगते हैं, उनके आसपास कोई फॉर्मेशंस बनने लगती हैं और वो कहते हैं कि चलो अभी के लिए लॉग ऑफ करते हैं।
यहाँ से लॉग आउट करने के बाद वांग मिंग सीधा रियलिटी में आंखें खोलने लगता है। वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है। वो अपने सर पे हाथ रख के खड़ा हुई रहता है। उसके बगल में एक बंदा खड़ा था। वो बगल से कहता है, देखो ब्रदर वांग मिंग जाग गए। तो वांग मिंग बगल में देखता है, बगल में एक और बंदा था। वो कहता है कि जाओ जाके टीम लीडर को बताओ कि वांग मिंग जाग गए और उन्हें यहाँ पर लेके आओ। इसके बगल में पूरी की पूरी टीम ही खड़ी थी। वांग मिंग के बगल में एक बंदा आते हुए कहता है कि ब्रदर वांग मिंग आप कैसे हो, क्या आप ठीक हो? दूसरा कहता है, हम आपके लिए बहुत चिंता कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि आप अभी कैसे दिख रहे थे? आप बिल्कुल आधे ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे थे। ब्रदर वांग मिंग ऐसे हमें डराया मत करो। कल मैंने आपसे आराम करने का बोला था ना। वैसे मैं यहाँ आपके द्वारा बताए गए सस्पेक्ट पर नजर रखने के लिए आया हूँ। इस सबको ऐसे हड़बड़ाता हुआ देख के अपना वांग मिंग भी परेशान होने लगता है। उसके चेहरे से भी पसीने टपकने लग जाते हैं और वो जोर से चल जाता है, सभी लोगों को यहाँ गैदर करो, कुछ बड़ा हो रहा है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने डैम्ड नाम के मॉन्स्टर को मार दिया था, जिससे उसे एक गोल्ड टीयर की लूट मिली थी, जिसके बारे में हमें लास्ट एपिसोड में नहीं बताया गया था। यहाँ वांग मिंग की टीम भी अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है और ये सब अब सक्सेसफुली इस गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और वांग मिंग अपनी स्पेशल फोर्स वाली टीम को बुलाता है और वो कहता है कि सब लोगों को एक जगह पर बुलाओ, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। और वीडियो के अंत में हमें पता चला था कि वांग मिंग एक पुलिस स्टेशन के बाहर है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इसी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे आवाज आ रही थी, कोई चिल्ला रहा था। तो तुमने रिपोर्ट की है कि तुमने पहले एक हिडन प्रोफेशंस की टीम बनाई थी जो कि पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे थी, पर अंत में तुम्हें किसी ने बचा लिया। तो यहाँ वांग मिंग कहता है, हाँ उसका नाम शैडो है। पहले जब उसने हमें बचाया था तब वो लेवल 3 पर था, पर जब हम लेवल 3 तक पहुंचे वो ऑलरेडी लेवल 5 पे था और उसने सीधे 2 लेवल्स जंप कर दिए थे। तो वांग मिंग की बात सुनकर उसके सामने वाला सीनियर कहता है, 2 लेवल जंप कर दिए और अब वो लेवल 5 पे है, तो क्या ये अब पूरे वर्ल्ड का ही टॉप प्लेयर नहीं है? आखिर उसने ये किया कैसे? तो वांग मिंग कहता है, हो सकता है कि उसने किसी बॉस को मारा हो या फिर ऐसा ही कुछ। तो उसके बगल वाला ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे हिसाब से कि 1 घंटे पहले शैडो लेवल 3 पर था, तो लेवल 3 पर आने के बाद वो रियलिटी में वापस क्यों नहीं आया? तो एक और उसके बगल वाला पुलिस वाला कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में उसके पास कोई क्लोज रिलेटिव है ही नहीं और उसे किसी फैमिली को इन्फॉर्म करने की भी कोई जरूरत ना हो? ये सुन के तो वांग मिंग अपना सर झुका लेता है और वो कहता है, ये नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है कि उसके पास कोई फैमिली हो ही ना। इसी ग्रुप मीटिंग में एक लड़की बैठी हुई थी और वो कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो शैडो एक ट्रांस माइग्रेटर है? ज्यादातर ट्रांस माइग्रेटर्स यूजुअली ऑर्फन्स ही होते हैं और वो हमेशा ही बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ये सुन के तो यहाँ सभी लोग ही बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। यहाँ सबकी चुप्पी सुन के ये भी थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, क्या मैं सही कह रही हूँ? कोई भी इस लड़की की बातों में भरोसा करे या ना करे, पर इसका तीर जरूर बिल्कुल सटीक निशाने पे लगाए। पर जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था, इस मीटिंग का हेड इस लड़की से एकदम स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, अन्यू, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम कम नॉवेल्स पढ़ा करो और ऐसी सीरियस सिचुएशंस में जोक्स मत मारा करो। तो उसकी अन्यू भी अपनी जीभ बाहर निकाल के सर खुजाने लगती है और इस समय सच्चाई दफन हो चुकी है। किसी पावरफुल इवल विलन या फिर किसी राक्षस की वजह से नहीं, इस पुलिस वाले की वजह से, जिसने इस नोवेल की सच्चाई बताने वाली अन्यू की बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे खूबसूरत लड़की तुम्हें इग्नोर करती है। सैड लाइफ बॉयज। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। ये ऑफिसर सभी लोगों से अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, जो वांग मिंग ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गॉड फॉरसेकन गेम के बारे में हायर अप्स की इंफॉर्मेशन से परफेक्टली मैच खाती है। अभी की गई नई रिसर्च के मुताबिक जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो जैसे ही गहरी स्लीप में जाते हैं वो थोड़े समय के बाद ही मारे जा रहे हैं। फिर उस गेम से रियलिटी में वापस आने वाले कुछ एम्प्लॉयज से हमने जब डाटा कलेक्ट किया तो उनसे हमें पता चला कि वो लोग सच में बहुत बार उस गेम में मारे गए, इसीलिए वो रियलिटी में भी मारे गए। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हारी लाइफ स्पैन 0 पहुंच जाती है तो तुम सच में मारे जाओगे, सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी। फिर एक ऑफिसर इस मीटिंग के हेड से कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब फेनोमेना है, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो ये हेड कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मेरे ख्याल से ज्यादातर चांसेस इस चीज के हैं कि हम कुछ हायर बींग्स के द्वारा इन्वेड किए जा रहे हैं। मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि इस पृथ्वी के बाहर कुछ एलियंस हायर बींग्स हैं जो इस गेम के थ्रू अपनी पृथ्वी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। फिर ये मीटिंग का हेड सब लोगों से कहता है कि हायर अप्स ने कुछ इमरजेंसी कमांड्स दी हैं कि तुम सभी लोग वैनगार्ड्स टीम को फॉर्म करो और इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करके इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करो। हमें जल्द से जल्द एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। ये एक मेजर इवेंट है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। अभी के लिए सारे के सारे नेशंस इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और अगर हम इसी में पीछे रह जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम इस दुनिया पर अथॉरिटी
खो देंगे और इसीलिए हमें हर कीमत पे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर वो अन्यू की तरफ मुड़ के कहता है, अन्यू तुम टीम 1 की कैप्टन रहोगी। तो अन्यू भी चिल्लाकर हाँ करती है। फिर वो कहता है, वांगमिंग तुम इस टीम के वाइस कैप्टन रहोगे और तुम दोनों अपने लिए टीममेट्स खुद भी चुन सकते हो। जिसपे वांगमिंग भी रॉजर करके हाँ कर देता है। फिर इस मीटिंग का हेड कहता है कि वांगमिंग की इंफॉर्मेशन के हिसाब से शैडो का कैरेक्टर उतना भी बुरा नहीं है, तो तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर सकते हो और इसी इकलौते रीजन की वजह से मैंने अन्यू को इस टीम का कैप्टन बनाया है। मेरे ख्याल से उसकी पर्सनैलिटी शैडो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए परफेक्ट रहेगी। फिर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों मिलकर शैडो की रियल आइडेंटिटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ निकालोगे और सबसे ज्यादा बेस्ट आउटकम रहेगा कि तुम उसके साथ अच्छे रिलेशंस बिठा के उससे कोऑपरेट कराओ कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और उससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लो। और बाकी सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि तुम्हें सोसाइटी में अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखवाना है, समझे। जिसपे ये सभी लोग हाँ कर देते हैं। तो ये मीटिंग का हेड भी अब इस मीटिंग को डिसमिस कर देता है। फिर हमें शाम को ढलते सूरज के साथ इस शहर को दिखाते हैं जो कि सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी की बहन की अकेडमी में आ जाते हैं जहाँ उसकी बहन अपने फोन में कुछ कर रही थी और उसी के सामने एक लड़कियों का ग्रुप बात कर रहा था। एक लड़की कहती है कि सांगवई ने बोला था कि अगर हम सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम टाइम पीरियड में सोते हैं तो हम सेम स्टार्टर विलेज में ही टेलीपोर्ट होते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, क्या सच में? ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे घर जाके अपने पेरेंट्स को भी कैरी करना पड़ेगा। उन्होंने तो कभी आज से पहले गेम नहीं खेला है, मुझे नहीं लगता कि वो इसके साथ यूज टू हो पाएंगे। तो उनके सामने ही एक लड़की बैठी थी और वो कहती है कि अभी तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना चाहिए, पहले हमें खुद ग्रो करना है, उसके बाद हम पेरेंट्स को कैरी कर सकते हैं। इन्हीं लोगों की गॉसिप के बीच अपने एमसी की बहन अपना फोन चेक करते हुए सोच रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और कॉन्फिंग की तरफ से एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे ढूंढने भी नहीं आया। क्या वो इतना घमंडी हो रहा है? फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ वो सोचती है कि वो बंदा पहले मुझे जब भी गुस्सा होता था वो हमेशा ही मुझे मनाने का, मुझसे माफी मांगने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था, पर उसने आज इस बार कुछ भी नहीं किया और उसने तो मुझे मारा भी। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी नहीं मारा, मैंने तो बस ब्रदर सोंगफाई के कॉन्सर्ट में जाने के लिए कुछ क्लासेस स्किप की थी। डैम यू क्विनफेंग, अगर तुम इस बार कम से कम 1000 बार मुझसे माफी नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर थोड़ा शर्माते हुए सोचती है, मैं किस्मत से कल ब्रदर सोंगफाई के कॉन्सर्ट देखने के लिए चली गई थी, वरना एक बार ये गॉड फॉरसेकन गेम बाहर आ गया तो अब मुझे डर है कि मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। फिर वो कल के ब्रदर सोंगफाई के कॉन्सर्ट को इमेजिन करते हुए सोचती है कि कल हम लोग कितने ज्यादा करीब थे। फिर और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने ब्रदर सोंगफाई से कहती है, ब्रदर सोंगफाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और वो तो बिल्कुल रोने ही लग जाती है। भाई ये लड़की तो सोंगफाई से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड लग रही है। फिर ये लड़की एकदम से रियलिटी में आती है और वो सोचती है, अरे हाँ, अब जबकि सोने से कोई भी गेम में आ ही जा रहा है तो इसका मतलब ब्रदर सोंगफाई भी इसमें डेफिनेटली आएंगे। फिर शर्माते हुए मुंह पे अपना हाथ रख लेती है और सोचती है कि अगर मैं गेम में एंटर कर जाऊंगी तो इसका मतलब कि मैं ब्रदर सोंगफाई को भी फाइंड कर पाऊंगी। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसके घर पे आता है। ये लड़की अपने घर पे आती है और अपने कपड़े अपने उतारने लगती है और वो सोचती है कि ज़ैंगवेई लेवल 3 तक इतनी जल्दी पहुंच गया, वो जरूर एक एक्सपर्ट होगा, मुझे जल्द से जल्द उससे कुछ एडवाइस लेनी पड़ेगी। फिर हमें इसी ज़ैंगवेई की तरफ का सीन दिखाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था, वहीं पर ही अपने एमसी की बहन क्वांसियाओ का मैसेज आता है और वो जब फोन चेक करता है तो वहां पर लिखा हुआ था, एक्सपर्ट ज़ैंगवेई, क्या तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेटजी से शेयर करने के लिए? ये पढ़ के तो यहाँ ज़ैंगवेई के चेहरे पे भी एक इविल स्माइल आ जाती है और वो सोचता है, क्विंसियाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी गॉडेस मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी स्ट्रेटजीज पाने के लिए। ये तो मेरे लिए स्वर्ग के द्वारा भेजी गई एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं तुम्हें पालूं क्विंसियाओ। हाँ भाई, एक से बढ़ के एक ठरकी भरे पड़े हैं और हम क्या भी कर सकते हैं। यहाँ एमसी की बहन खुद ही इतनी बड़ी ठरकी बैठी है। यहाँ इस लड़की के पास ज़ैंगवेई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, हाँ तुमने सही बंदे से ही पूछा है, चलो मैं तुमको कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। गेम की शुरुआत में तो अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्पीड उतनी काफी नहीं होगी और तुम मॉन्स्टर के द्वारा ही एब्यूज होती रहोगी। तो ये लड़की बेड पे लेटे लेटे एक और मैसेज टाइप करती है कि अगर मैं एक मैजिक टाइप यूजर हूँ तो क्या फिर भी मुझे अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में डालना है? तो सामने से ज़ैंगवेई मैसेज करता है कि हाँ, एजिलिटी मैजिक टाइप यूजर्स के लिए भी कंप्लीटली यूजलेस नहीं होती, ये उनके लिए भी कास्टिंग स्पीड को इंक्रीज करती है और ये अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर ये लड़की कुछ रोते हुए इमोजीज डाल के इमोशनल गेम खेलते हुए कहती है कि अगर मैं सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डालने के बाद भी जीत नहीं पा रही हूँ तो सामने से ज़ैंगवेई मैसेज करता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, जैसे ही कोई भी बंदा विलेज में लेवल 5 पे पहुंचेगा तो वो उस विलेज की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाएगा। अभी के लिए तुम बस एक रैंडम पार्टी फॉर्म करो और लेवल अप करती रहो, और जैसे ही
टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊंगा और तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों में ले जाऊंगा। वाह बेटे लाइन मार रहा है। यहाँ एमसी की बहन तो बहुत खुश हो गई थी और पूरे उत्साह में अपनी मुट्ठी बांधते चिल्लाती है यस, फिर वो तुरंत ही लेट जाती है और अपनी तकिया गले से लगाते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, जैसा कि मैंने सोचा था ये चिपकू सिम्स कभी कभार यूजफुल हो ही जाते हैं और अब मुझे कोई मिल चुका है जो मुझे कैरी करके ले जा सकता है। और कुनफेंग मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी, अब मैं खुद भी गेम में जा रही हूँ। तुम अपना घमंडी पना कंटिन्यू कर सकते हो और जब तुम एक बार गेम में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कई ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। जब वो समय आएगा तब मैं तुम्हें लेवल अप करने के लिए बिल्कुल भी कैरी नहीं करूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होके एमसी पे आ जाता है जहाँ एमसी अपनी गोल्ड टीयर की लूट चेक कर रहा था। वहां पे वो गोल्ड टीयर की लूट में देखता है ये तो, फिर हमें उसी लूट को दिखाते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताया गया था ये गोल्ड टीयर की कर्स रिंग है जिसे हर प्रोफेशन वाला बंदा यूज कर सकता है। इससे हर एट्रीब्यूट 8 से प्लस हो जाते हैं। डार्क एलिमेंट का रेसिस्टेंट 26 से प्लस होता है और वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर 0.1 से प्लस हो जाता है और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है लेवल 4। अपना एमसी तो पहले लेवल 5 पे है तो उसे तो ये सब चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देन वो इस रिंग को उठाते हुए कहता है क्या सारे एट्रीब्यूट को 8 से प्लस कर देगा, तो मतलब कि ये टोटल ऑफ 32 एट्रीब्यूट को प्लस करेगा। ये रिंग तो अकेले 3 लेवल अप्स करने के बराबर के एट्रीब्यूट को प्लस करती है और इसके अंदर तो डार्क एलिमेंट रेसिस्टेंस का इफेक्ट भी है। ये जरूर बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने में काम आएगी। रेमसी सोचता है वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर पहले से ही मेरा 1.4 था, अब 1.5 हो गया है इस रिंग से। फिर शैडो की नजर एक स्किल पे जाती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हमें पता चलता है ये एक शैडो टीयर की इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल, ये असैसन टाइप स्किल है। इस स्किल से हम फ्लैश करके एक डायरेक्शन के अंदर भाग सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसकी रेंज 15 मीटर की है। इस स्किल का इस्तेमाल करते ही तुम 5 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाओगे और तुम जिस रास्ते से गुजरोगे वहां पर तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर 3 स्लैशेस पड़ेंगे। इसका कूल डाउन टाइम है 12 या फिर 10.43 सेकेंड। इसे लेवल 4 या उसके ऊपर कई बंदा याद कर सकता है और इसमें स्लैश की चौड़ाई 2.1 मीटर की है। इसका हर स्लैश 100 डैमेज करेगा और हर स्लैश बैक स्टेप माना जाएगा, पर इसमें वीक पॉइंट डैमेज नहीं दिया जा सकता। इसे पढ़ने के बाद एमसी चिल्लाता है कि ये तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवी अटैक स्किल है, ये बस मुझे टेलीपोर्ट ही नहीं करती बल्कि मुझे इनविजिबल भी कर देती है। और वो चिल्लाता है इसे तुरंत याद करो। और मेरे पास अब भी कुछ इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं, तो क्या मुझे सबसे पहले ग्रीडी हैंड को इवॉल्व करना चाहिए? फिर एमसी ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर सकता है। एक और नोटिफिकेशन आती है तुमने 8 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है और अब तुम्हारे पास बस 4 ही इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी जेड रैंक की ग्रीडी हैंड स्किल अब डायमंड रैंक पे पहुंच चुकी है और ये एक असैसिन टाइप की स्किल है। ये मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पे यूज हो सकती है, जिससे मॉन्स्टर्स पहले 160% एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करते थे, पर अब वही परसेंटेज 220% हो चुका है। और इसमें 20% चांस था कि लूट का लेवल 1 से हाई हो जाएगा, पर वही 20% चांस अब 40% चांस हो गया है। भाई ये वाली स्किल कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं होती जा रही है? एमसी ये सब पढ़ के सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, अभी के टाइम पे मॉन्स्टर्स को मारने से लूट के 2 पीसेस मिलेंगे और अब मुझे एक मॉन्स्टर को मारने से 3 मॉन्स्टर्स को मारने जितनी लूट मिलेगी। और अब मैं अपने बचे हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मेरी इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल को 3 टीयर से इवॉल्व कर लूंगा। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल जो सिल्वर टीयर पे थी वो गोल्ड से होते हुए अपने प्लेटिनम टीयर पे पहुंच चुकी है। ये भी एक असैसिन टाइप की स्किल है, इससे हम एक ही डायरेक्शन में फ्लैश करके आगे जा सकते हैं। पहले इसकी रेंज 15 मीटर की थी, फिर 18 मीटर की हुई और अब 21 मीटर की हो चुकी है। पहले हम कम से कम 5 सेकंड के लिए इंडिविजुअल स्टेट में जा सकते थे, पर अब 6 सेकंड, फिर अब 7 सेकंड के लिए भी जा सकते हैं। और पहले हम रास्ते में फ्लैश करके जाते समय 3 स्लैशेस डाल सकते थे, फिर हम 4 में इवॉल्व हुए और अब हम 5 स्लैशेस मार सकते हैं, वो भी रास्ते में खड़े हुए सारे ही एनिमीज के ऊपर। और पहले इसका कूल डाउन 12 सेकंड का था या फिर 10.43 सेकंड का, अब भी उतना का उतना ही है। और इसका लर्निंग रिक्वायरमेंट अब भी 4 लेवल की है, पर एमसी से पहले ही लर्न कर लिया है। और इसकी स्लैश की चौड़ाई पहले 2.1 की थी, फिर 2.6 की हुई और अब 3.1 मीटर्स की हो चुकी है। हर स्लैश इसका पहले 100 का डैमेज करता था, फिर 150 का और अब 200 का डैमेज करेगा। और इसका 100% बैक स्टेप ही माना जाएगा हर अटैक पर। ये अब भी वीक पॉइंट डैमेज नहीं कर सकता, जिसे देख के एमसी कहता है हाँ इसका कूल डाउन टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बस इंस्टेंट शैडो स्लैश के ऊपर रिलाई करके ही मैं इंडिफिनिटली इनविजिबल होके रह सकता हूँ। यहाँ बाकी सब कुछ तो कचरा है, पर यहाँ एक वॉरियर की स्किल है बैटल रोर, इसको मैं बेच सकता हूँ अच्छे खासे पैसे के लिए। तो पीछे से सासा की आवाज सी आती है, एमसी देख के तुरंत
तुरंत ही हैरान हो जाता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, वहां 4 तरह के क्रॉलर्स आ रहे थे। जिसे देख के अपना एमसी सोचता है, वाओ 4 लिम्ब क्रॉलर्स, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, मैं अपनी पावर ऑफ इंस्टेंट शैडो स्लैश को चेक करना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ खूनम खून हो जाता है। एमसी शैडो स्लैश मारते हुए आगे निकल जाता है और हमें दिखाते हैं इसमें इतने सारे स्लैश पड़े थे, हर एक को 5 स्लैश और हर एक को 725 का डैमेज पड़ता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने लेवल 4 के लिम्ब क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 80 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 5 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। फिर क्विंग फैंग शैडोज में गायब होते हुए कहता है कि मेरे मॉन्स्टर्स को मारने की तेजी फिर से इंक्रीज हो गई। अगर मैं वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करूं तो बस 2 डार्ट्स में मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूं। इससे मेरी बैटल्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी, इसकी टाइमिंग भी अब कम हो चुकी है, इससे मेरे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो चुके हैं। फिर वो फुल स्पीड में शैडोज में भागते हुए कहता है कि अभी के टाइम पे मेरे पास 618 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है और अगर मुझे अपने इक्विपमेंट्स और स्किल्स को रियलिटी में लाना है तो मुझे 2 और आधे सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन चाहिए होगी। अगर मैं सटीक दिन बताऊं तो पूरे 900 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। अभी के लिए मैं वापस जाऊंगा और अपने सारे आइटम्स को बेच के आऊंगा, हो सकता है कि इससे मेरे पास कम से कम इनफ लाइफ स्पैन तो हो ही जाए। एक बार मैं लेवल 10 पे पहुंच जाऊं फिर मैं स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियलिटी में भी ला पाऊंगा। वो अब एमसी रियलिटी और गेम के बीच के डिफरेंस को बहुत तेजी से कम करता जा रहा है। तो अब तुम लोग बताओ कि कितने चैप्टर्स और लगेंगे एमसी को अपनी स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियलिटी में लाने के लिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, शैडो हमेशा की तरह इसी जंगल में बारिश में घूम रहा है, तभी चलते चलते इसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है, कांग्रेचुलेशन यंग मिस, तुम लेवल 3 तक पहुंच चुकी हो और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना। हमें दिखाते हैं ये वही घमंडी लड़की और पोर्क्यूपाइन सी शकल वाला बंदा है और उसकी पूरी टीम।